इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग खिलाड़ो भाग 26। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयंसी को अवियांश किस कर लेता है। अब आगे राघव की कार अब्रॉय मेंशन के सामने आकर रुकती है। अब तक शाम हो चुकी थी। राघव आयंसी को गोद में लिए गाड़ी से उतरता है और उसे लेकर मेंशन के अंदर चला जाता है। अब तक उसके दोनों भाई भी आ चुके थे। राघव आयंसी को उसके रूम में सुला देता है। आयंसी के कमरे में पहले से ही बर्थडे में पहनने के लिए कपड़े रख दिए गए थे और सारी ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ मौजूद थी। आयंसी को कमरे में सुलाकर वो अपने कमरे में चला जाता है। आयंसी को रेडी करने के लिए इंडिया के फेमस मेकअप आर्टिस्ट आई थी। सिया उसे आयंसी के रूम में लेकर जाती है तो आयंसी को देख अपना सर पीट लेती है क्योंकि आयंसी बाथरूम पहने अपना फ़ोन चला रही थी। उसके बगल में बाल गीले थे जिससे पानी टपक रहा था। सिया आयंसी को देखते हुए कहती है, आंसू क्या कर रही हो? पूरे बाल गीले हैं, तबीयत खराब हो जाएगी ना। इतना कहा वो एक तौलिया लेकर आती है और आयंसी के गीले बालों को पोंछने लगती है। सिया और आयंसी को देख मेकअप आर्टिस्ट और उनकी असिस्टेंट के होठों पर मुस्कान थी। आयंसी सिया को देख मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा आप तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी जाओ तैयार होने। सिया को छेड़ते हुए, वरना भैया आपको तैयार कर देंगे। आयंसी की बातें सुन सिया हंसकर उनका नाक खींचते हुए कहती है, शैतान कहीं की, आजकल बहुत शैतान हो गई है तुम। मेकअप आर्टिस्ट से मेरी प्रिंसेस को आज इतने अच्छे तरीके से तैयार करना कि पूरी पार्टी में सब मेरी प्रिंसेस को ही देखे। इतना कह वो कमरे से निकल जाती है और आयंसी ड्रेस लेकर क्लोजेट में चली जाती है। अभी इस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही थी जो भी उससे बिल्कुल नहीं बंध रही थी। इस वक्त अभी बस पेटीकोट और ब्लाउज में थी। ब्लाउज की डोरी ना बंधने पर चीड़ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो खुद से कहती है, क्या मुसीबत है यार, एक डोरी तक नहीं बांध रही। इससे अच्छा तो गाउन ही पहन लेती, लेकिन मुझे ही ज़्यादा शौक चढ़ा था साड़ी पहनने का। अभी खुद में ही बड़बड़ा रही थी तभी उसके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो बिना देखे कहती है, अच्छा हुआ तानी दी आप आ गए, अब जल्दी से मेरी ब्लाउज की डोरी बांध दो। अभी को सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में देख कमरे के अंदर आया आरव अपने होठ काट लेता है और खुद में बुदबुदाता है, ये इतनी सेक्सी क्यों है? अभी अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश करते हुए खींचकर कहती है, दी क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। आरव अभी की तरफ कदम बढ़ाता है और जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अभी को अभी भी आरव के होने का एहसास नहीं हुआ था। वो अपने में ही मस्त थी। तभी आरव उसके डोरी बांध देता है और हौले से उसकी पीठ को चूम लेता है जिससे आयंसी की बॉडी में सनसनी सी दौड़ जाती है। वो नज़रें उठा शीशे में अपने पीछे खड़े आरव को देखती है जो इंटेंस नज़रों से ही उसे देख रहा था। अभी जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है। उसे इस तरह शर्माते देख आरव के होठों पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। आरव अभी के कंधे पर अपनी थोड़ी टिका उसके कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट कर कहता है, क्या बात है, मेरी छिपकली शर्मा रही है? इस वक्त अभी को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसकी झुकी पलकें और चेहरे पर शर्म की हाया बिखरी हुई थी जिससे अभी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो धीरे से आरव से कहती है, छोड़िए ना। आरव मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था रिश्ते जुड़ने पर पतियों को इतनी इज्जत मिलती है। आरव हौले से अभी के कान को चूम लेता है जिससे अभी के शरीर में सिहरन सी होती है। वो अपने कमर से आरव का हाथ हटाते हुए धीरे से कहती है, प्लीज छोड़िए ना। अभी के इतना कहते ही आरव उसे छोड़ उससे थोड़ी दूर होकर खड़ा हो जाता है। आरव का इस तरह उससे दूर होना अभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लग रहा था कि आरव उससे गुस्सा हो गया। वो आरव के करीब जाती है और उसके हाथ अपने कमर पर रख उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है, सॉरी, अब आपको दूर नहीं करूँगी, जो करना है कर लीजिए, प्लीज़ गुस्सा मत होइए।
ये सब बोलते हुए अभी का गला भर आया था। उसकी नम आंखें देख आरव जल्दी से उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है तुम क्यों रो रही हो? पागल लड़की, ऐसा कोई रोता है क्या? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें पूरा हक है मुझे मना करने का। लड़की का एक रिश्ते में बंधने का मतलब ये नहीं होता कि लड़का का लड़की के पर पूरा अधिकार हो गया, वो उसकी जागीर हो गई। एक लड़की की भी अपनी मर्जी होती है और हमें उसकी मर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी को सिसकते देख उसका मूड ठीक करने के लिए अगर तुम इसी हालात में मुझसे इस तरह चिपकी रही तो मेरा मूड बन जाएगा, फिर मुझे मत कहना। आरव की बातें सुन अभी उससे झट से दूर होती है और सर में से अपनी नज़रें चुराने लगते हुए कहती है, आप जाइए, मुझे तैयार होना है। आरव भी अभी को ज़्यादा परेशान न करते हुए हौले से अभी का माथा चूमकर वहाँ से निकल जाता है। अभी मुस्कुराते हुए दरवाजे को देखते रहती है। आरव की बातों ने उसके दिल को छू लिया था। तानी आईने के सामने तैयार हो रही थी। एक तरह से कहा जाए तो उसने पूरे आईने पर अपना कब्जा कर लिया था। ये देख विवान चिढ़ते हुए कहता है, तानी थोड़ा साइड हटो ना, मुझे बाल बनाने हैं। तानी अपने बालों को धीरे धीरे कंघी करते हुए विवान से चिढ़कर कहती है, बहुत लंबे बाल हैं ना तुम्हारे, कमर तक आ रहे हैं तुम्हारे बाल, चुपचाप हाथों से बाल सेट कर लो। मैं अभी तैयार नहीं हुई, मैं वैसे भी मैं आंसू की फेवरेट और क्यूट भाभी हूँ, मुझे सुंदर दिखना तो बनता है। तानी ये कहते हुए खुद में ही इतरा रही थी। विवान उसे घूर कर देखता है और मन में ही कहता है, ऐसी बीवी भगवान सबको दे, मैं अकेले क्यों झेलूँ। वो पैर पटकते हुए बेड के पास जाता है, फिर अपने फ़ोन में फ्रंट कैमरा खोल उसमें देख अपने बाल बनाने लगता है। तानी उसे इग्नोर कर रेडी होने लगती है। सिया राघव की टाई बांध रही थी, वहीं राघव ने सिया का कमर पकड़ रखा था। वो प्यार से सिया का चेहरा देख रहा था, वहीं सिया का पूरा ध्यान टाई बांधने में था। वो टाई बांधने के बाद जैसे राघव से दूर होने लगती है तभी राघव उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है मिसेज ओबरॉय। सिया राघव के गले में बाहें डाल मुस्कुराते कर कहती है, जल्दी तो बहुत है मिस्टर ओबरॉय। वो क्या है ना, मेरी बच्ची तैयार हो रही है तो मुझे उसे देखने जाना है। सिया की बातों पर राघव हंस देता है और कहता है, आज मेरी बच्ची के लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है, आज मैं उसे उसके बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, अब सिर्फ खुशियाँ होगी मेरी बच्ची की ज़िंदगी में। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं बेड पर बैठा छोटा सा रियांश भी अपने मम्मी पापा को मुस्कुराते देख मुस्कुरा रहा था। मुंबई का फेमस होटल ब्लू मून, जहाँ इस वक्त आयंसी की बर्थडे पार्टी थी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन वहाँ आए हुए थे। रात के अंधेरे में होटल ब्लू मून किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां वहां आकर रुक रही थी। राघव ओबरॉय की प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी थी, कोई छोटी बात नहीं थी। राघव के पार्टी में आने के लिए किस्मत चाहिए होता है और ऐसी किस्मत हर किसी के किस्मत में नहीं होती। पार्टी का थीम ब्लैक एंड रेड था, जिस कारण सभी ने इस रंग के कपड़े पहने थे। वहां आए आदमियों ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था तो वहीं औरतों ने लाल रंग की ड्रेस पहना हुआ था। सिया ने बेहद खूबसूरत सा लाल और सफ़ेद रंग की साड़ी पहना हुआ था, बालों का जूड़ा किया हुआ था, चेहरे पर मेकअप, उस पर लाल लिपस्टिक जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। सिर्फ सिया नहीं, राघव भी आज बाकी दिनों से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, बालों को जेल से सेट किया हुआ, हाथों में महंगी घड़ी, कुछ मिलाकर दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। राघव और सिया मेहमानों से मिल रहे थे। वहीं नन्हा सा रेयांश अपने विवान चाचू की गोद में था। उसने अभी आज ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था और उसके दोनों चाचा ने भी। विवान और आरव भी आज काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। वहीं नन्हा सा रेयांश भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। तानी ने लाल रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना था, वहीं अभी ने एक लाल रंग की नेट की साड़ी। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनका पूरा ध्यान अपने फ़ोटो खिंचवाने में था। राघव वहाँ मौजूद होस्ट से माइक लेते हैं और सभी को देखकर कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मेरी डॉल का 18th बर्थडे है और इसी खुशी में मैंने ये पार्टी रखी है। ये पार्टी सिर्फ मेरी डॉल की बर्थडे की खुशी में नहीं,
कुछ और भी खास है जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहाँ एक आए रिपोर्टर राघव की फ़ोटो खींचने लगते हैं। वहाँ मौजूद हर शख्स के दिमाग में ये ही चल रहा था कि राघव की डॉल है कौन। वो लोग बड़ी उत्सुकता से आयंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी लाइट ऑफ होती है और सीढ़ियों के ऊपर स्पॉटलाइट चलती है तो सभी का ध्यान सीढ़ियों के तरफ चले जाता है जहाँ एक खूबसूरत सी परी जैसी लड़की खड़ी थी। यांसी ने इस वक्त लाल रंग का गाउन पहना था, बालों का बन बनाया हुआ, चेहरे पर मेकअप, हाथों में डायमंड की ब्रेसलेट, पैरों में हील वाली सैंडल, कानों में बड़े बड़े डायमंड की ईयरिंग। कुल मिलाकर यांसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी की निगाहें तो जैसे यांसी पर थम सी गई थी। यांसी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आती है। तब राघव उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है तो यांसी भी खुशी खुशी उसके हाथ पर अपना हाथ दे देती है। एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार होटल ब्लू मून के सामने रुकती है। उस गाड़ी के रुकते ही वहाँ मौजूद दरबार जल्दी से भागते हुए आता है और पिछली सीट का दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें से एक शख्स आँखों में शेड्स चढ़ाए बाहर आता है। इस वक्त उस शख्स ने ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था, बालों को जेल से सेट किए, हाथों में महंगी घड़ी। कुल मिलाकर हर लड़की के सपनों के राजकुमार लग रहा था। वो एक नज़र मुस्कुराते हुए उस होटल को देखता है, फिर अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। राघव आयंसी को लेकर बीच में आता है और सबको देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मेरी डॉल, मेरी बहन आयंसी ओबरॉय का बर्थडे है, लेकिन यह बर्थडे बहुत स्पेशल है। राघव के मुंह से बहन सुनकर कुछ लोग हैरान थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ राघव ओबरॉय के भाइयों के बारे में जानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि राघव ओबरॉय की इतनी खूबसूरत सी बहन भी है। राघव के पास उसके फैमिली वाले भी आ गए थे। तब राघव अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, जब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते आप लोगों को और बता देता हूँ कि आज और क्या खास है। आयंसी का हाथ पकड़, मैं अपनी डॉल को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाला हूँ। अब से आयंसी ओबरॉय कंपनी की ऑफिशियल मॉडल है। ये सुन आयंसी के तो होश उड़ गए थे। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वहीं कोई था जिसकी आंखों में आयंसी के लिए नफरत साफ नज़र आ रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो आयंसी को अपने आंखों से ही जला देगी। सभी तालियां बजाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ केक आ जाती है, लेकिन आयंसी केक ना काटकर एंट्रेंस की तरफ देखने लगती है। उसे इतनी उत्सुकता से एंट्रेंस की तरफ देखता देख विवान कहता है, किसका इंतजार कर रहे हो आंसू, कोई आने वाला है क्या? आयंसी कुछ कहने वाली होती है, तभी उसका ध्यान एंट्रेंस की तरफ जाती है, जिससे उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आने वाला है नहीं, आ गया मेरा आयु। सभी एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहाँ से अव्यांश पूरे एटीट्यूड से चलते हुए आ रहा था। उसे देख वहाँ मौजूद लड़कियाँ आहें भरने लगती है। लड़की इन अव्यांश का ध्यान बस अपनी लिटिल डॉल पर था। आसपास के लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। अव्यांश की पर्सनालिटी इतनी गजब थी कि वहाँ मौजूद लड़कियों तो छोड़ो, औरतें भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। अव्यांश आयंसी के पास आ जाता है और उसके तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल डॉल। आयंसी मुस्कुराकर उसके हाथों से गिफ्ट ले लेती है और केक काटने लगती है। अव्यांश के आने की खुशी आयंसी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। आयंसी जैसे केक काटती है, सभी हैप्पी बर्थडे कहते हुए ताली बजाने लगते हैं। केक काटने के बाद आयंसी सबसे पहले केक राघव और सिया को खिलाती है, उसके बाद रियांश और अपने दोनों भाइयों भाभियों को। अंत में वो अव्यांश के पास जाती है और उससे के केक का छोटा सा पीस उठाकर उसके मुंह में के पास लेकर आती है। अव्यांश एक नज़र विवान को देखता है, जो खुन्नस से उससे ही घूर रहा था। ये देख उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो आयंसी के हाथों को से केक खाने के बाद उसकी उंगलियां भी चूस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो बहुत टेस्टी हो लिटिल डॉल। अव्यांश की बात और उसकी हरकतों से आयंसी के कान गर्म हो जाते हैं और शर्म से उसका चेहरा जलने लगता है। वहीं विवान गुस्से से अव्यांश को देखने लगता है। उसके गुस्से वाला चेहरा देख अव्यांश को काफ़ी मज़ा आ रहा था। अव्यांश ने इस वक्त आयंसी का हाथ पकड़ रखा था। ये देख वहाँ मौजूद छोटे से रेयांश का मुंह फूल जाता है। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से अव्यांश के पास जाता है और उसके हाथों को अपने छोटे दांतों से काटने लगता है।
रव्यांश को जब अपने हाथों में कुछ चींटी काटने जैसा एहसास होता है तो वो अपना सर नीचे करता है, जहाँ उसे रेयांश नजर आता है, जो उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो मेरी बुई से दूर रहना वरना जो मुझसे काटूंगा। रव्यांश उसे एक हाथ से उठा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इस घर के सबको घुटने की बीमारी है क्या? वैसे छोटे पैकेट तुम बिल्कुल अपने पापा और दोनों चाचा की तरह हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी तुम्हारी बुआ को तुमसे चुरा ले जाऊंगा। इतना कहने के देर थे कि छोटा सा रेयांश अव्यांश को एक थप्पड़ मार देता है। रेयांश के थप्पड़ मारने के से अव्यांश हैरान रह जाता है। वहीं रेयांश उसे टेबल स्माइल करते हुए कहता है देख रहा था, जिससे अव्यांश चिढ़कर कहता है, डेविल बाप की डेविल औलाद। कुछ ही देर में वहाँ कपल डांस शुरू हो जाता है, जहाँ सभी कपल डांस करने लगते हैं। यांसी ने ये सब काफ़ी इंजॉय कर रही थी, उसका भी मन कर रहा था कि वो डांस करे। तभी अव्यांश उसके तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, कैन यू डांस विथ मी? यांसी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 से तेरे सितारे संग बांध लाऊंगा। एनसी के हाथ अव्यांश के कंधे पर थे, वहीं अव्यांश के दोनों हाथ एनसी की कमर पर। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। वहीं कोई था जो उन्हें अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। उससे उन दोनों की करीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। एंड सभी डांस कर रहे थे, अव्यांश और यांसी भी डांस कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके ऊपर लटका हुआ झूमर हिल रहा था। वहीं कोई था जो ये सब देख कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। वह ऊपर लटके झूमर को देखते हुए मन में कहता है, आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? वो अगर यही तुम्हारा मरण दिन बन जाए। इस वक्त उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अव्यांश और यांसी डांस कर ही रहे थे कि उनके ऊपर लटका झूमर गिर जाता है। पार्टी का माहौल काफ़ी रोमांटिक था और सभी उस रोमांटिक माहौल में अपने पार्टनर के साथ थिरक रहे थे। यांसी और अव्यांश एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। वहीं कोई था जिसके तन बदन में यांसी और अव्यांश की करीबी से आग लग रही थी। उससे 1 मिनट भी वहाँ रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। विवान का सारा ध्यान अव्यांश के हाथों पर था, जो उससे ने यांसी की कमर पर रखा था। ये देख उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पार्टी में तमाशा कर अपनी गुड़िया का बर्थडे ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानता था कि यांसी अव्यांश के साथ काफ़ी खुश रहती है। अव्यांश और अव्यांशी को डांस करते हुए देख एक शख्स दिख रहा था। उसके हाथ में शराब की गिलास थी और होठों पर रहस्यमय मुस्कान। वो उन्हें देखते हुए कहता है, 1 2 3 धमाका। अभी तक जहाँ पार्टी में सब कुछ सही चल रहा था, सभी दिल खोलकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस शख्स के धमाका बोलते ही यांसी और अव्यांश के ऊपर लटका झूमर गिर जाता है, जिस पार्टी में चल रहा म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है। सभी का ध्यान उस झूमर की तरफ था। झूमर के कांच जमीन पर चारों तरफ फैल गए थे। ये नज़ारा देख उन तीनों माफिया ब्रदर्स की सांसें थम जाती है। वो लोग आंसू कहकर उस झूमर के पास भागते हैं। झूमर से कुछ दूर पर अव्यांश और अव्यांशी गिरे हुए थे। अव्यांश ने यांसी को पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया था, जैसे वो उस पर एक खरोच भी नहीं आने देना चाहता हो। अव्यांश की हाथों पर झूमर के कांच से कट लग गया था, जिस कारण उसके हाथों से खून बह रहा था। अव्यांश के यांसी को बचा लेने पर उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे लगा था कि आज यांसी को तड़प तड़प के मरता देखेगा, लेकिन अव्यांश ने सही मौके पर उसका प्लान बर्बाद कर दिया। झूमर गिरने से पहले ही अव्यांश की नज़र झूमर पर गई थी, जिस कारण वो यांसी को लेकर साइड में गिर जाता है। तीनों माफिया ब्रदर्स अव्यांश और यांसी को उठाने जाते हैं। यांसी ने डर के कारण अव्यांश के कोट को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में भर रखा था और अपने चेहरे को उसके सीने में घुसा रखा था। वो लोग अव्यांश और यांसी को उठाते हैं। यांश अभी भी अव्यांश की सीने में से लगी हुई थी। ये देख राघव उसके बालों में हाथ फेरते हैं, फिर गुस्से से मैनेजर को पुकारता है, जिससे अगले ही पल मैनेजर किसी मुजरिम की तरह उसके सामने सर झुकाए हाजिर हो जाता है। राघव दांत पीसते हुए उस मैनेजर से कहता है, ये झूमर गिरा कैसे? अगर तुम्हारी लापरवाही से मेरी बच्ची को कुछ होता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। राघव की बातें सुन मैनेजर की जान हलक में अटक गई थी। वहीं अव्यांश की बात सुन तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का
खून सूख गया हो। अभियांश अयांशी के बालों में हाथ फेरते हुए अपनी सर आवाज में मैनेजर से कहता है, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले ही मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। आरव और विवान भी उस मैनेजर को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। इस वक्त उस मैनेजर को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो धरती लोक से सीधे नर्क लोक में आ गया है, जहाँ ये 4 शैतान उसके खून के प्यासे हैं। आरव मैनेजर का कॉलर पकड़ एक एक शब्द इस गुस्से में चबाते हुए कहता है, मुझे आधे घंटे में यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अगर आधे घंटे में सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो अगले ही पल तेरी लाश किसी को नहीं मिलेगी। आरव की इतनी खतरनाक धमकी सुन मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। वो हाँ में सर हिला जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, वरना उसे पता था अगर वो 1 मिनट भी वहाँ रहता तो ये 4 शैतान उसकी जान ले लेते। राघव अयांश के हाथों को देख विवान से कहता है, मिस्टर रघुवंशी के हाथों की ड्रेसिंग कर दो। विवान हाँ में सर हिला एक वेटर से फर्स्ट एड बॉक्स मंगाता है, लेकिन अयांशी अभी भी डर से अयांश से चिपकी हुई थी, जिस कारण विवान अयांश की ड्रेसिंग नहीं कर पा रहा था। राघव अयांशी के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बेटू भैया के पास आओ। अयांशी धीरे से अयांश के सीने से निकल राघव की तरफ देखती है। इस वक्त अयांशी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा पड़ा था, जिससे देख उन चारों की तकलीफ हो रही थी। अयांशी के खुद से दूर जाते ही अयांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ उससे दूर हो गई हो। अयांशी झट से राघव के गले लग जाती है। इस वक्त वह काफ़ी डर गई थी। सिया अयांशी के बालों में हाथ फेरते हुए परेशान होकर कहती है, आंसू रोते नहीं बच्चा, देखो कुछ नहीं हुआ है। तानी तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही है, आंसू ऐसे रोते नहीं, वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, उसके बाद तुम क्यूट और सुंदर नहीं लगेगी। तानी की बिना सर पैर की बात सुन उसका मन कर रहा था कि वो लोग अपना सर दीवार पर मार दें। वहीं तानी की बातें सुन अयांशी राघव के सीने से निकाल तानी को देख मासूमियत से कहती है, मैं नहीं रो रही, आंसू सबसे ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। राघव को देखे, है ना भैया? राघव अपनी पलकें झपका देता है। विवान ने अभियांश के हाथों की ड्रेसिंग कर दी थी, लेकिन अभियांश का सारा ध्यान इस वक्त अयांशी पर था। उसका मन कर रहा था कि वो अयांशी को जाकर जोर से गले लगाए और उसे भी भर भर कर प्यार करे, लेकिन अफसोस वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता था। पार्टी में अभी भी सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि राघव ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आ जाता तब तक कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा। कुछ ही देर में मैनेजर एक लैपटॉप लेकर आता है जो उस होटल के सीसीटीवी से कनेक्ट था। वो उसे राघव की तरफ बढ़ाकर कहता है, सर इसमें सीसीटीवी फुटेज है। इस वक्त मैनेजर काफ़ी ज़्यादा डरा हाफ रहा था। उसे देख साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी जल्दी भाग कर आया है। राघव उसके हाथ से लैपटॉप लेकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। अयांशी से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसे हील्स पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए अब उसे अपने पैर में दर्द हो रहा था। वो विवान की बाजें पकड़ उसके ऊपर लदक कर मासूमियत से कहती है, भैया पैर दुख रहा है। विवान मुस्कुराकर कहते, तू सैंडल खोल दो बच्चा। विवान की बातें सुन अयांशी की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जल्दी से अपने सैंडल उतार देती है। अब उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अभी वहीं राघव, आरव और अभियांश से सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज देख तीनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे जैसे वो लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखें सर्द होती जा रही थी। अगले ही पल अभियांश गुस्से में लैपटॉप उठाकर ज़मीन में फेंक देता है और सीधे जाकर मैनेजर का गला पकड़ लेता है। माफी। और अभियांश की धमकी सुन मैनेजर जल्दी से लैपटॉप लेकर आता है। अयांशी विवान को पकड़े खड़ी थी और उसने अपना सैंडल खोल विवान को पकड़ा दिया था, क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था और वो अपना फेवरेट नया सैंडल ऐसे ही फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना सैंडल विवान को पकड़ा दिया। राघव, आरव और अभियांश जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे वैसे वैसे उसके आंखें कठोर होती जा रही थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अगले ही पल अभियांश से लैपटॉप उठा जमीन में पटक देता है, जिस लैपटॉप की स्क्रीन के साथ पूरे लैपटॉप के चित्रे उड़ जाते हैं।
ये नज़ारा देख आयंसी कसकर विवान को पकड़ मासूमियत से कहती है, भैया आयु गुस्सा कर रहा है। विवान आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहता है, आंसू डरो नहीं, बस सामने चल रही इस फिल्म को एंजॉय करो। आयंसी मुस्कुराकर विवान को देखती है, फिर सामने देखने लगती है। अव्यांश अपनी जलती हुई नज़रों से मैनेजर को देखता है। वहीं अव्यांश की नज़रें खुद पर महसूस कर मैनेजर के पैर थर थर काँपने लगते हैं। अव्यांश गुस्से में जाकर मैनेजर का कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, फुटेज कहाँ है? मैनेजर डरते हुए कहता है, सर दे तो दिया फुटेज। मैनेजर के इतना कहते ही राघव अयंस को साइड हटा उसके पैरों के बीचों बीच गोली चला देता है। गोली सीधा उसके पैरों के बीचों से निकल कर पीछे पिलर में लगा था। गोली की आवाज़ सुनते ही अयंसी अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लेती है और विवान से धीरे से कहती है, उप्स, लगता है अब भैया एक्शन दिखाएंगे। इतना कह वो अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगती है। वहीं विवान अयंसी को कंधे से पकड़ अपने गले लगाकर कहता है, तुम्हारे भाई का एक्शन मोड अभी तक देखा नहीं, फिलहाल तुम अभी इसे ही इंजॉय करो। अयंसी मुस्कुराकर फिर से सामने देखने लगती है। राघव अपनी चलती हुई निगाहों से मैनेजर को देख रहा था। राघव की नज़रें को खुद पर महसूस कर ही मैनेजर की पैंट गीली हो जाती है। ये देख अयंसी की हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए राघव से कहती है, भैया ये इतने बड़े हैं फिर भी इन्होंने पैंट गीली कर दी। मैनेजर को देखा, अंकल आपको पता है मैं बचपन में भी बिस्तर गीले नहीं करती थी, आप भैया से पूछ लो। अयंसी की मासूमियत भरी बातें सुन अव्यांश फिर से अपना दिल हार बैठता है। वह प्यार से अयंसी को देखने लगता है। तब आरा उसके कान में के पास से धीरे से कहता है, बेटा अपनी नज़रें हटा लो, वरना मेरे भैया ने अभी रौद्र रूप धारण किया है, तुझे भी लपेटे में ले लेंगे। आरा की बात सुन अव्यांश मुस्कुराकर कहता है, मैं डरता नहीं हूँ तुम भाइयों से। अगर सबके सामने तुम्हारे लाडली के होठों को चूम सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अव्यांश की बातों पर आरा कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था अव्यांश उसकी बहन के लिए कितना पागल है। राघव मैनेजर का गला पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, मेरे प्रिंसेस का टेस्ट मत लो, चुपचाप बता दो झूमर वाली फुटेज कहाँ है। राघव की सर्द और डरावनी आवाज़ सुन मैनेजर अंदर तक काँप गया था। राघव की पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी जिससे मैनेजर का चेहरा लाल हो गया था। उसके आंखों में से आंसू आने लगे थे। वो बड़ी मुश्किल से कहता है, मुझे नहीं पता। राघव की पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी जिससे आज वो उस मैनेजर की जान लेकर ही रहेगा। वहीं ये नज़ारा देखा अयंसी को बहुत बुरा लग रहा था। वो किसी को भी अपने वजह से मरने नहीं देना चाहती थी। वह जल्दी से राघव के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। राघव अयंसी की तरफ देखता है तो वह अपनी नाम आंखों से ना में सर हिलाती है। अयंसी की ना आम आंखों देख राघव झट से मैनेजर का गला छोड़ देता है जिससे मैनेजर जोर जोर से खांसने लगता है। अयंसी को देख राघव गुस्सा गायब हो गया था। उस अयंसी ने आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे जिससे राघव प्यार से पूछते हुए कहता है, सो रो क्यों रही हो बेटा? अयंसी मासूमियत से कहती है, भैया मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर प्लीज़ आप इस मैनेजर अंकल को छोड़ दो। झूमर गलती से गिरा होगा, इसमें इनकी गलती नहीं हो सकती। अयंसी की बात सुन राघव मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे इस पर भरोसा है बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बच्ची ये चाहती है। राघव की बातें सुन अयंसी झट से उसके गले लग जाती है। वहीं उन दोनों भाई बहनों को प्यार से देख अव्यांश मुस्कुरा रहा था। वहीं अव्यांशी भी राघव के गले लगा अव्यांश को देख रही थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान चले जाते हैं और अव्यांश भी जाने वाला होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वह अयंसी को देख कहता है, लिटिल डॉल तुम मुझे बाहर तक नहीं छोड़ने जाओगी। अयंसी झट से जाकर अव्यांश का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ बाहर चले जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वही उसके तीनों भाई और भाभी अयंसी को अव्यांश के साथ जाते देख रही थी। तानी आंसू शायद अव्यांश को पसंद करती है। विवान चिढ़कर कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस उसका दोस्त है और कुछ नहीं, और ना कुछ कभी उनके बीच में हो सकता है। एक शख्स अयंसी की बड़ी सी फोटो पर बार बार चाकू से वार करते हुए किसी संगी की तरह कहता है, क्यों जान, क्यों तुम क्यों नहीं मरती हो, क्यों तुम मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूँ। जानती हो ना मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ और वो भी बड़ी शिद्दत से। क्यों तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही हो जान। कितना अच्छा प्लान बनाया था आज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने का, दांत पीसते हुए, लेकिन उस रघुवंशी की औलाद ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मरना तो तुम्हें पड़ेगा।
इस वक्त कमरे में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी जिस पर उस शख्स के होठों की मुस्कान साफ नजर आ रही थी और उसके आंखों में एक अलग ही नफरत की भावना थी जो सब कुछ तबाह करने आया हो। अचानक ही वो शख्स शैतानों की तरह हंसने लगता है और उसकी हंसी उस कमरे में गूंजने लगती है। रात के 12 बजे रहे थे और एनसी अपने बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही नूर नजर आ रही थी। उसने पिंक कलर का बहुत प्यारा सा नाइट सूट पहना हुआ था। कमरे में एक तरफ सारे गिफ्ट रखे हुए थे, वहीं एनसी के हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स था जो उसे अव्यांश ने दिया था। उससे वो वक्त याद आ रहा था जब वो अव्यांश को होटल के बाहर छोड़ने गई थी। फ्लैशबैक, एनसी और अव्यांश साथ में होटल के बाहर निकलते हैं। अव्यांश की गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी थी, इसलिए वो दोनों पैदल ही जा रहे थे। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। तभी अव्यांश कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछूं? एनसी हम कहती है। तब अव्यांश चलते चलते रुक जाता है और उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, देखो, घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है। मैं जो भी कहता हूँ या करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, इसलिए तुमसे भी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे दिल में अब तुम ही बस चुकी हो। हर तरफ मुझे तब ही दिखाई देती हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्यारी प्यारी हरकतें मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर करती है। मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहता था, बहुत रोका मैंने खुद को, लेकिन चाहकर भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने के से रोक नहीं पाया। आई लव यू लिटिल डॉल। क्या तुम एनसी ओबरॉय से एनसी अव्यांश से रघुवंशी बनना पसंद करोगी? इतना कहा वो एनसी का चेहरा देखने लगता है। तभी एनसी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मासूमियत से कहती है, इसका फैसला तो मेरे भैया करेंगे। आप मेरे भैया से कहो, अगर वो मान गए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला अपने भैया से बिना पूछे नहीं ले सकती। इतना कहा वह टुकुर टुकुर अव्यांश को देखने लगती है। तब अव्यांश उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके माथों को चुमकर कहता है, तुम्हारे भैया ने तो परमिशन मैं ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी मुझे जानना है कि तुम्हारा क्या फैसला है। कल शाम मैं तुम्हारा ब्लू बर्ड रिसोर्ट में इंतज़ार करूँगा। अगर तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट को पहनकर आई तो मैं तुम्हारी हाथ समझूंगा। एनसी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। एंड इस वक्त एनसी के चेहरे पर अलग ही खुशी नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कान काफ़ी फीकी पड़ जाती है। वो अपने आप से कहती है, इस बार मैं कोई भी फैसला खुद से नहीं करूँगी। अगर भैया चाहेंगे तभी मैं अव्यांश को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी। वैसे भी अब तो डर सा लगने लगा है किसी पर भी भरोसा करने में, लेकिन भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि इस बार वो मैं गलती नहीं करूँगी जो मैं अयान के वक्त किया था। अयान का नाम लेते ही अव्यांशी का चेहरा पर सिर्फ नफरत नजर आ रही थी, लेकिन अगले ही पल अव्यांश के बारे में सोच उसके होठे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वो अव्यांश का दिया गिफ्ट बॉक्स से पकड़कर ही सो जाती है और खो जाती है अव्यांश के मीठे सपनों में। फिर से एक नई सुबह जो एनसी के ज़िंदगी में खुशियाँ की दस्तक देने वाली थी, जहाँ एनसी आज अपने सपनों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने वाली थी। सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे और एनसी का इंतजार कर रहे थे। आज एनसी का फोटोशूट था जो अव्यांश की कंपनी में होने वाली थी और एनसी बतौर मॉडल राघव की कंपनी में काम करने वाली थी। आरव घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, ये आंसू अब तक आई क्यों नहीं? अभी, अरे आज उसका इतना बड़ा दिन है, अच्छे से तैयार होकर आएगी तानी, लेकिन मेरी डॉल को तो तैयार होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें हिल्स की टिक टिक सुनाई देती है। सभी का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहाँ से एनसी आ रही थी। इस वक्त एनसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइट फ्रॉक पहना रखा था जो उसके थाई तक था। उस पर ब्लैक पेंसिल हिल सैंडल जिसमें उसकी खूबसूरत गोरे पैर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बालों को एक साइड क्लिप लगाकर खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में डायमंड की ब्रेसलेट। कुल मिला एनसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त वो कहीं से भी 18
साल की बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि वो काफ़ी मैच्योर विमन लग रही थी। आयंसी सभी के पास आती है और मुस्कुरा कर कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। सिया अपनी आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। सिया की बातें सुन आयंसी के चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट आ जाती है। आज वो काफ़ी खुश थी। वो खुशी से चकते हुए कहती है, आपको पता है मम्मा, मैं ना आज बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली मेरा सपना पूरा होगा। राघव आयंसी के बालों में हाथ फेरकर प्यार से कहता है, सपना तो तभी पूरे होंगे गुड़िया जब तुम मेहनत करोगी। आयंसी मुस्कुरा देती है। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सिया आयंसी को दही शक्कर खिलाती है, क्योंकि किसी भी नए काम को करने के लिए दही शक्कर खाना बहुत शुभ होता है। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते आयंसी अपना चेहरा अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे में देख रही थी कि उसका मेकअप तो ख़राब नहीं हो गया। कब वहीं उसकी हरकतें देख उसके भाइयों के चेहरे पर मुस्कान थी। आज वह तीनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनकी लाडली अपनी पहचान जो बनाने वाले जा रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राघव कंपनी के पास आकर रुकती है, जिसमें से सभी बाहर उतरते हैं। आयंसी के चेहरे पर इस वक्त किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं थी। अगर कुछ था तो वो था आत्मविश्वास। सभी कंपनी के अंदर जाते हैं, जिससे वहाँ मौजूद उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। वहाँ लोग मौजूद मेल एम्प्लॉय तो आयंसी की खूबसूरती में ही खो गए थे। वहीं वहाँ मौजूद फीमेल एम्प्लॉय आयंसी की खूबसूरती देख मन ही मन कूद रही थी। उन्हें काफ़ी जलन हो रही थी। राघव की कार उनकी कंपनी के सामने आकर रुकती है, जिसमें से चारों भाई बहन उतरते हैं। आयंसी टक टक अपने सामने मौजूद इमारत को देख रही थी। पूरे 1 साल बाद वो यहाँ वापस आई थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब वो बस अपनी बुरी यादें ही यहाँ से लेकर गई थी, लेकिन आज की आयंसी और पहले की आयंसी में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज आयंसी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। आयंसी अपने भाइयों के साथ कंपनी अंदर एंटर करती हैं। उन्हें देखे सारे एम्प्लॉय उन लोगों को ग्रीट करने लगते हैं। वहाँ मौजूद लड़के तो आयंसी की खूबसूरती में खो ही गए थे। वहाँ एक लड़कियाँ आयंसी की खूबसूरती से जल भुनकर राख हो रही थी। वो सभी वहाँ से जा रहे थे। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय की बातें सुन आयंसी के कदम चलते चलते रुक जाते हैं। फीमेल एम्प्लॉय दूसरी फीमेल एम्प्लॉय से कहती है, ये तो वही लड़की है ना जो पिछली बार आई थी, तब वो तो प्रेग्नेंट थी। पता नहीं कितनी बेशरम है जो वापस आई है। दूसरी एम्प्लॉय धीरे से बोल, अगर मैम ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। उन लोगों की सारी बातें आयंसी सुन ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट या डर नहीं, बल्कि व्यंग भरी मुस्कान थी। वो उन दोनों एम्प्लॉय के पास जाकर उसका हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। उनसे देख वो दोनों एम्प्लॉयज़ घबरा जाती हैं। तब आयंसी कहती है, अरे डर क्यों रही हो, जो से बोलो, क्या बोल रही हो। 1 साल पहले मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं कहा था। उस दिन भी तुम दोनों ने ऐसे ही बकवास की थी, लेकिन ना तो आज वो दिन है और ना मैं वो आयंसी जो तुम दोनों के गटर जैसे मुंह से फालतू की बातें ना मैं बकवास सुनूंगी। तुम जैसे को उसकी औकात दिखाना बहुत मुझे अच्छे से आते हैं। मेरी कंपनी में खड़े होकर उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए मेरी ही कंपनी के पैसों से ऐसे आराम की ज़िंदगी जीकर मुझे बेशरम कर रही हो। मुस्कुराकर, वैसे मुझे बेशरम कहने से पहले खुद को देखो ना तुम दोनों ने, कि तुम दोनों क्या है मेरे भाइयों पर डोरे डालती हो। तुम दोनों तो इतनी गिरी हुई हो कि उनके एक बार बोलने पर तुम उनके बिस्तर तक आ जाओगी, वो भी ये जानते हुए कि वो लोग शादीशुदा है। इस वक्त आयंसी की आवाज़ में कोई मासूमियत नहीं थी और ना वो इस वक्त कोई मासूम बच्ची लग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर घमंड और एटीट्यूड साफ साफ नज़र आ रही थी। वहीं आयंसी की बातें सुन वहाँ मौजूद लोग उन लड़कियों को घिन भरी नज़रों से देख रहे थे। उन दोनों फीमेल एम्प्लॉयज़ को आयंसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। राघव उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए अपनी सर्द और बेहद डरावनी आवाज़ में कहता है, यू बोथ आर फायर्ड। इस शहर से तो क्या पूरे इंडिया में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। राघव की बातें सुन उन दोनों एम्प्लॉय घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राघव ने उन्हें निकाला तो फिर कोई भी कंपनी उन्हें वापस काम पर नहीं रखेगी। वो दोनों एम्प्लॉय हाथ जोड़ते हुए एक साथ कहते हैं, प्लीज़ सर हमें मत निकालिएगा।
प्लीज़ मैम हमें जॉब से मत निकालिए, ये जॉब हमें बहुत मुश्किल से मिली है। उन दोनों को ऐसे देखा, एनसी को एक सुकून मिल रही थी। वो एटीट्यूड से उन दोनों से कहती है ओके फाइन, नहीं निकालते तुम दोनों को जॉब से, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ के एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम नहीं करोगी। एनसी की बातें सुन वो दोनों एम्प्लॉय वहाँ मौजूद लोग उसे असमंजस से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एनसी की बातें कुछ खास समझ नहीं आई। एनसी उन दोनों के कार्ड में उसका नाम पढ़कर कहती है मिस दिशा, मिस एंड मिस रोशनी, आज से तुम दोनों इस ऑफिस की क्लीनिंग स्टाफ हो। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं, राइट। इस वक्त एनसी के चेहरे पर डेविल स्माइल थे। वहीं दिशा और रोशनी मन ही मन एनसी को गालियाँ दे रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत मुंह पर गाली देने की नहीं थी। एनसी एटीट्यूड से कहती है अब यहाँ खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो, जाकर अपना काम करो। एनसी का ये रूप देखकर उसके तीनों भाई हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो तीनों खुश भी बहुत थे कि अब एनसी अपने लिए स्टैंड ले रही है। वो सब अभी वही थे, तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है। उसकी चाल पूरी लड़कियों की तरह थी और उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, बालों को कलर किया हुआ था। वो विवान को देखकर कहता है हेलो विवान बेबी। उस आदमी के मुंह से बेबी सुन विवान यहाँ वहाँ देखने लगता है। वहीं हंसी विवान को घूर कर देखते हुए कहती है बेबी। राघव आंसू, ये मैक्स है, ये एक प्रोफेशनल कैमरामैन है, आज ये तुम्हारे लिए फ़ोटो शूट करेगा। एनसी प्रोफेशनल तरीके से कहती है हाय आई एम एनसी ओबरॉय। मैक्स एनसी को ऊपर से नीचे देखते हुए OMG, ये तो रियली ब्यूटी है, इसके आगे तो सारे मॉडल फेल है। मैक्स की बातें सुन एनसी एटीट्यूड से कहती है मेरे आगे सब फेल ही होने चाहिए, क्योंकि एनसी ओबरॉय एक ब्रांड है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ऐसा फोटो शूट करो कि लोग मेरे फ़ोटो को ही देख फैन हो जाए। एनसी की बातें सुन मैक्स मुस्कुराकर कहता है डोंट वरी एनसी डार्लिंग, आज मैं इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ तुम ही जाओगी। तुम्हारे चेहरे की नूर के आगे तो रिया अवस्थी भी फेल है। एनसी असमंजस से कहती है ये रिया अवस्थी कौन है? मैक्स सुपर मॉडल है, इंडिया की नंबर 1 और टॉप की मॉडल। एनसी वैंग से मुस्कुराकर कहती है अब नहीं रहेगी। इतना का वो मैक्स के साथ स्टूडियो रूम की तरफ चले जाती है। वहीं उसका कॉन्फिडेंस देकर उसके तीनों भाई खुश थे। विमान भाई आंसू तो पूरी बदल गई और आज आंसू को देखकर एकदम मॉम वाली फीलिंग आ रही थी। अपनी मॉम का जिक्र करते हुए आफरो की आंखें नम हो गई थी। तब राघव मुस्कुराकर कहता जैसे मैं अपनी बच्ची को बनाना चाहता आज वो वही बन गई है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं एनसी को इस दुनिया की हर कामयाबी बातें देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनसी ओबरॉय सिर्फ एक नाम ना रहे, लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बने, उसका नाम एक स्टार की तरह पूरी दुनिया में चमके। इस वक्त राघव के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, वहीं उसके दोनों भाई भी मुस्कुरा रहे थे। कैसा लगा एनसी का तेवर? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।